हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 25 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिविजन सेक्शन में लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत 23वें पर है। पहले पर न्यूजीलैंड है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को नेपाल में जनरल की मानद रैंक प्रदान की गई। वहां के सेना प्रमुख की रैंक प्रदान की गई है। इसके अलावा आर्मेनिया आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य बन चुका है। और बिहार अगला खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा, जो कि अप्रैल 2025 में आयोजित होंगे। 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की प्लस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने विजन पोर्टल का उद्घाटन किया हुआ है। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि पीएम नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। 2022 और 2023 के लिए कुल 82 ऐसे कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 2024 का विश्व मत्स्य दिवस जब मनाया गया 21 नवंबर को, तो इस दिन केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है। बांग्लादेश ने नया चुनाव आयोग गठित किया है। इसके अध्यक्ष हैं AMM नासिरुद्दीन। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट दिन से, जो अपने डेली करंट अफेयर जब पढ़ा था उससे। और उसके बाद वीकली रिवीजन कल हुआ संडे को। अगर आपने वीकली रिवीजन नहीं किया है तो वीकली रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। वीकली रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी क्विज PDF तो आप जानते हो MGT ऐप पर मिलती है। MGT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। कई सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप एंड तक जरूर देखना और पसंद आएगी तो इसे शेयर भी करना। आप लोग देख रहे हैं आजकल ना कमेंट कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो। ये दोनों भी करते रहो भाई। कमेंट और शेयर भी करते रहो, और अगर पसंद आया करे तो लाइक भी कर दिया करो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती? तो अभी आप जानते हो 2 राज्यों में चुनाव हुए, महाराष्ट्र और झारखंड। तो इसमें महाराष्ट्र विधानसभा में जो चुनाव हुआ उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई भाजपा, BJP, भारतीय जनता पार्टी। फिर इसमें शिवसेना में आप जानते हो 2 गुट हो चुके हैं, शिवसेना शिंदे गुट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट। तो शिवसेना शिंदे गुट जो है वो दूसरे नंबर पर रही। अगर ओवरऑल सीट वाइज अगर हम लोग देखें, पार्टी वाइज सीट कितनी कितनी किसने जीती, तो कुछ इस प्रकार से है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो बीजेपी 132 सीटें जीती हैं। SHS यानी शिवसेना शिंदे पार्टी ने 57 सीटें जीती हैं। NCP ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने 41 सीटें जीती हैं। और शिवसेना उद्धव वाली ने 20 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 16 सीटें, NCP शरद पवार ने 10, ऐसे ही समाजवादी पार्टी ने 2 और अदर ने 10 जीती हैं। तो ये महाराष्ट्र के जो असेंबली रिजल्ट था उसकी ये बात है। टोटल सीटें कितनी हैं ये पूछा जाएगा आपसे, 288 बताइएगा। देखिए, इसमें इस चुनाव से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये कि टोटल इसमें कितनी विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र से, तो 288 बताना। दूसरा पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन बन करके आई, तो ये बात आइएगा। ठीक है ना, 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ऐसे ही झारखंड की बात कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में इसको भी मैं असेंबल कर देता हूँ एक प्रकार से। तो झारखंड असेंबली रिजल्ट आया। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है 34 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के ही हैं हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन जो हैं यही वहां पर CM थे और अभी फिर से CM बनेंगे। दूसरी बड़ी पार्टी बनकर आई BJP 21 सीटें। तीसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस 16 सीटें। बाकी अदर्स ने जीती हुई हैं। तो अब यहाँ पर झारखंड में अगर पूछा जाएगा टोटल कितनी सीटें हैं यहाँ की विधानसभा में, तब आप 81 बताइएगा। कितना? 81। ये बात ध्यान रखना, टोटल सीटें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव मनाया गया? तो दोस्तों अभी मणिपुर में 9वां अमूर फाल्कन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। मणिपुर दोस्तों महोत्सव के लिए जाना जाता है, बहुत सारे महोत्सव सेलिब्रेट करता रहता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों से मणिपुर जो है वो थोड़ा अनस्टेबल कंडीशन में है। लेकिन अब आप सोचोगे जब अनस्टेबल है तो महोत्सव क्यों मना रहे हैं? तो देखो, ऐसा नहीं है कि पूरे राज्य में स्थिति खराब है, कुछ रीजन में स्थिति खराब है, कुछ क्षेत्र में स्थिति खराब है, बाकी सभी रीजन में ठीक ठाक स्थिति है। तो जहां पर सही सिचुएशन है वहां पर सेलिब्रेट किए जा रहे हैं महोत्सव। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको महोत्सव बताए थे। लगातार यहाँ पर बहुत सारे महोत्सव होते रहते हैं। ये लोग प्रकृति से काफी ज्यादा अटैच्ड रहते हैं
और प्राकृतिक चीज़ों का ये लोग अच्छे तरीके से मतलब अपने कल्चर से जुड़ करके इसको सेलिब्रेट करते हैं। मणिपुर में 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव मनाया गया। ये तामेंगलोंग जिला प्रशासन के द्वारा मनाया गया, तामेंगलोंग में ही मनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष अमूल फाल्कन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाते हैं। अमूल फाल्कन कौन है? ये प्रवासी पक्षी होते हैं जो अक्टूबर नवंबर के दौरान ये आकर के यहाँ पर बसते हैं इस रीजन में। ठीक है, ये पक्षी होते हैं, प्रवासी पक्षी होते हैं, फिर चले जाते हैं। जब ऐसे मौसम आते हैं ठंडी के, तब ये आकर यहाँ पर बसते हैं। उसके बाद फिर अफ्रीका के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में ये उड़ जाते हैं। आपको याद हो, मैंने प्रवासी पक्षी दिवस भी आपको कई बार बताए हैं कि वर्ष भर में 2 बार मनाया जाता है। एक बार मई के महीने में सेकेंड सैटरडे को, एक बार अक्टूबर के महीने में सेकेंड सैटरडे को। तो वो प्रवासी पक्षी भी इसीलिए 2 बार मनाए जाते हैं साल भर में, क्योंकि 2 बार पक्षी प्रवास करते हैं। एक बार गर्मियों में, तो गर्मियों में जहाँ पर जिनको गर्मी अनुकूल नहीं लगती है वो ठंडे वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं वो पक्षी, ठीक है ना, जब गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगती है तो। और ऐसे ही ठंडियों में जो पक्षी ठंडी नहीं सहन कर पाते हैं वो कम ठंडी वाले इलाके में चले जाते हैं। तो पक्षी भी प्रवास करते हैं। तो ऐसे पक्षियों के प्रवास के लिए ये मनाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मणिपुर में निंगोल चकोबा महोत्सव मनाया गया था। उससे भी पहले मेरा हाउ चोंगबा महोत्सव मनाया गया था। ये मणिपुर के महोत्सव हैं, ठीक है। इसके अलावा भी संतरा महोत्सव, सिरीलिली महोत्सव, कचाई लेमन फेस्टिवल है ना, ये सभी महोत्सव मनाए जाते रहते हैं। बोडोलैंड महोत्सव अभी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में, बाली पद्दामी कर्नाटक में, सदुला बथुकंपा तेलंगाना में और हार्निवल फेस्टिवल नागालैंड में। अगला 24 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स ने अपना कौन सावां स्थापना दिवस मनाया? तो एनसीसी ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। इस बार 2024 में अपना 76वां रेजिंग डे सेलिब्रेट कर रहा है एनसीसी। देखिए यहाँ पर 76 रेजिंग डे जो है ये 23 नवंबर के आर्टिकल है और इसमें टुमारो लिखा है, मतलब कि 24 नवंबर को इन्होंने सेलिब्रेट किया हुआ है। पीआईबी का ये आर्टिकल है। ओके, तो 20 लाख तक बढ़ाना एनसीसी के कैडेटों को, ये इसका लक्ष्य है। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स ये 1948 में स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह इसके महानिदेशक हैं। इसका मोटो है एकता और अनुशासन। ये मोटो पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम्स में। अगला, हाल ही में देश का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? तो देश का पहला संविधान संग्रहालय, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, ये हरियाणा में ओपन किया गया है, हरियाणा में स्थापित किया गया। देखिए यहाँ पर आर्टिकल है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कम्स अप एट सोनीपत। तो सोनीपत हरियाणा में यह स्थापित किया गया है। यहाँ पर संविधान से जुड़ी चीजें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। संविधान से जुड़ी चीजें मतलब जब संविधान स्थापित किया जा रहा था तो मूल प्रति उसकी, इसके अलावा उससे जुड़े जो भी कागजात थे, प्रिंटर थे, या जो भी चीजें रिलेटेड चीजें थी, डॉक्यूमेंट्स हैं अभी, वो सब यहाँ पर रखे गए हैं। आपको भी अगर कभी टाइम मिले या आप आसपास के हो तो आप जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पर ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में सोनीपत में ये स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन भारत के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया हुआ है। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा आपको यहाँ पर दिख जाएगा मैप में। चंडीगढ़ इसकी राजधानी होती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ था, तो हरियाणा में चुनाव हुआ तो एक बार फिर से ये मुख्यमंत्री बनकर आए, बीजेपी पार्टी से हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। बसई वेटलैंड, बड़खल झील, सूरजकुंड, ब्रह्म सरोवर, दमदमा झील, सोहना झील, ये प्रमुख झीलें हैं यहाँ की। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कलेसर नेशनल पार्क है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 22 जिले हैं, 90 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 10 और राज्यसभा में यहाँ से 5 सीटें जाती हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने यानी आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया? ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। सेम वैसे ही जैसे कभी व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इसने जारी किया था। हालांकि कुछ कर नहीं पाएंगे ये, लेकिन ये अरेस्ट वारंट जारी करने का मतलब एक प्रकार का ये हो जाता है ना कि तुम अगर आईसीसी के मेंबर कंट्रीज में कहीं पर भी दिखाई पड़ गए तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि आईसीसी में लगभग 123-24 कंट्रीज हैं, तो बहुत सारे देश हैं भी नहीं, तो उन देशों में जा सकते हो। लेकिन 123-24 देशों में अगर जाते हो तो वहां पर ये रहेगा कि वहां की पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तो आईसीसी ने ये अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। इन्हीं के खिलाफ नहीं, इनके पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ योआव गैलेंट और हमास नेता
दीब इब्राहिम अल मसरी के खिलाफ भी, जो हमास के लीडर है उनको भी और जो इजराइल के लीडर है उनको भी। आईसीसी कब अरेस्ट वारंट जारी करता है? जब बहुत मास स्केल पर हत्याएं होती हैं और अमानवीय कृत्य होते हैं, बच्चे, महिलाएं, इनको नुकसान पहुंचता है, इनकी मृत्यु होती है, तो ऐसे केसेस में जो इसके जो कारणकर्ता रहते हैं, कह सकते हैं, उनके खिलाफ ये आईसीसी जारी करता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना दोस्तों, या कहे पूरी तरीके से ये चार्टर लागू हुआ 2002 में। तमोको अकाने इसके अध्यक्ष हैं। सदस्य देश इसमें 125 हैं, ठीक है ना, 124-25 इसके सदस्य देश हैं। अगला, नवंबर 2024 में किस बैंक ने नई दिल्ली में जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट लॉन्च की? तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व बैंक ने नई दिल्ली में जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट क्या बताती है? ये रिपोर्ट बताती है कि कितना स्किल गैप है। ये स्किल गैप का एनालिसिस करती है कि अगर कोई स्टूडेंट है, कोई वो स्कूल में पढ़ रहा है, कितनी बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कूल में ही हायरिंग हो जा रही है, जिसे हम लोग आम भाषा में कैंपस सिलेक्शन कहते हैं। कितने हैं जिनको भटकना पड़ रहा है, कितने हैं जिनको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मिल जा रही है जॉब, कितने हैं जिनको अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ रहा है। ये सब की एक रिपोर्ट बाकायदे तैयार की है वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने, और उसके बाद ये रिपोर्ट जारी की है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और श्रम, रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्रालय डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, इन दोनों ने इस रिपोर्ट को अभी लॉन्च किया है। जॉब्स एट योर डोर स्टेप, ए जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेट। 6 राज्यों में ये बेसिकली जारी किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और नई दिल्ली। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। अजय बंगा जो कि भारतीय हैं, ये यहाँ के अध्यक्ष हैं। अगला, 25 से 30 नवंबर 2024 के मध्य किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की? तो देखो याद, किस देश ने, किसने, 2 बार हो गया है। तो ये मेजबानी जो है भारत कर रहा है 25 से 30 नवंबर के बीच में। अभी मैंने जो लास्ट वाली वीडियो का अभी वलनायर रिवीजन कराया, तो उसमें आपको बताया ना कि पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, वो वाला क्वेश्चन था, तो आप उसी को डिटेल में जानिए। तो पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी बात क्यों हो रही है? बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पिछले 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब ये भारत में आयोजन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो पहली बार आम सभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जा रहा है। 25 से 30 नवंबर तक चलेगा नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। इसकी थीम रखी गई है, सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा में है और सदस्य देश है 105। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सोनी इंडिया ने कब तक के लिए एसीसी टूर्नामेंट का मीडिया अधिकार या मीडिया राइट प्राप्त किया? तो सोनी इंडिया ने दोस्तों 2031 तक के लिए एसीसी टूर्नामेंट का मीडिया राइट्स प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है आपके सामने, सोनी बैक्स एशियन क्रिकेट काउंसिल मीडिया राइट फॉर $170 मिलियन टिल 2031। तो $170 मिलियन में ये मीडिया राइट प्राप्त किया। मीडिया राइट का मतलब क्या? मीडिया राइट का मतलब कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा अगर कोई मैच कराए जा रहे हैं तो वो मैच सोनी के ही प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाएंगे। तो एशियन गेम्स जब होंगे तो चाहे पुरुष वाला चाहे महिला वाला, तो वो सोनी के ही प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा, है ना। चाहे सोनी लिव वाला जो प्लेटफॉर्म हो उसका, चाहे टीवी वाला सोनी का हो, SPN1 नेटवर्क हो। तो देखिए इसमें ये भी लिखा गया है कि SPN1 was the only company to bid for the right as Jio Star and other competitor opted out for e-auction। मतलब बाकी जो कंपनियां हैं वो हिस्सा ही नहीं ली थी। तो ये तो वही बात हो गई कि अकेले रेस में दौड़े और जीत गए। तो वही बात है कि सोनी ने यहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का मीडिया राइट प्राप्त किया, क्योंकि जियो स्टार आप जानते हो कि हॉट स्टार का और जियो का मर्जर हो रहा है। तो जियो स्टार एक ही हो गई है, और जब जियो स्टार एक हो गई है तो इसने क्या किया है, ये आईपीएल वगैरह पर फोकस कर रही है। आईपीएल के राइट था ही, इसके अलावा बाकी भी और अदर जो बड़े बड़े टूर्नामेंट होंगे उनके राइट की तरफ वो लोग बिड करते हैं। फिलहाल ये एशियन टूर्नामेंट का सोनी इंडिया के पास होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में हुई थी। 25 देश इससे जुड़े हुए हैं। दुबई में हेडक्वार्टर है। जय शाह इसके अध्यक्ष हैं। जय शाह आईसीसी के भी अध्यक्ष हैं, और जय शाह मतलब आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई में ही है ना। तो जय शाह को दूर नहीं जाना है हेडक्वार्टर के लिए, एक दुबई हेडक्वार्टर से दूसरे दुबई हेडक्वार्टर में जाइए। उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह लीड आईटी का 60वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ?
तो उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह का छठा वार्षिक सम्मेलन जो है ये आयोजित हुआ बाकू अजरबैजान में। ठीक वहीं पर जहां पर आयोजित हो रहा है क्या, जहां पर आयोजित हो रहा है COP29 आयोजित हुआ, मतलब जहां पर COP29 बाकू अजरबैजान में 22 नवंबर तक आयोजित किया गया था। और अभी इसके बाद यहाँ पर लीड आईटी का भी एनुअल समिट आयोजित किया गया है। तो बाकू अजरबैजान में हुआ, भारत और स्वीडन ने सह अध्यक्षता की है और इसका लक्ष्य है कि 2050 तक ऊर्जा गहन भारी उद्योग में शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना, यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य प्राप्त करना। 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दूं आपको, COP29 बाकू अजरबैजान में, COP28 दुबई में और COP27 काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया था। और अभी COP16 की बात चली थी जो आया था बीच में चर्चे में, वो बायोडाइवर्सिटी के लिए था और वो कैली कोलंबिया में आयोजित किया गया, कैली कोलंबिया में। अगला, अब्दुल्लाह मैगा। अब्दुल्लाह मैगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं माली के नए प्रधानमंत्री। ये वहाँ के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और ये कर्नल हैं पेशे से, तो कर्नल अब्दुल्लाह मैगा अब ये प्रधानमंत्री होंगे। अभी जब बाकू अजरबैजान में जब COP29 समिट चल रहा था तो उसमें ये गए थे माली को प्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में माली का प्रतिनिधित्व किए थे। इसके अलावा न्यूयॉर्क में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा हुई थी तो उसमें भी ये जा करके अपने देश को रिप्रेजेंट किए थे। अब इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया है, तो अब्दुल्लाह मैगा होंगे माली के नए प्रधानमंत्री। माली की राजधानी बमाको होती है, मुद्रा CFA फ्रैंक होती है और प्रधानमंत्री हैं अब अब्दुल्लाह मैगा। माली कहाँ है, आइए देखते हैं वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे जैसे, तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आना है आपको अफ्रीका में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आते ही आपको यहाँ पर बड़ा सा देश एक दिखेगा, माली। इधर है ये है माली, ठीक है ना। तो माली ये देश है, ये इतना बड़ा देश है। बुर्किना फासो, इसके बाद मैरिटोनिया और ये गिनी वगैरह के बीच में, नाइजर अल्जीरिया के बीच में। अभी यहीं पर आपको नाइजीरिया दिख रहा है नाइजर के नीचे, जहां पर PM मोदी अभी गए हुए थे कुछ दिन पहले। तो यहाँ माली की बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इजराइल को भी देख लेते हैं इसी मैप में। इजराइल की भी अभी चर्चा चली है, तो इजराइल आप देखोगे अगर भारत से लोकेशन, तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप ईरान इराक वगैरह छोड़ते आओगे तो ये एक छोटा सा देश है इजराइल, ठीक है, जिसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ गगनयान मिशन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसरो ने दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी के साथ गगनयान मिशन के लिए समझौता किया है। देखो, गगनयान मिशन इसरो लॉन्च करने ही वाला है, 2025 में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके लिए नासा से ऑलरेडी सहयोग हो चुका है, इसके लिए रसिया से ऑलरेडी सहयोग हो चुका है, इसके लिए अब ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ रहा है। क्यों इतने देशों से मदद लेनी पड़ रही है? एक्चुअली में ये मिशन ही बहुत बड़ा है। इस मिशन के जरिए भारत पहली बार भारत भेजेगा मनुष्यों को अंतरिक्ष में। अपना खुद का भेजा हुआ मिशन होगा ये गगनयान मिशन। तो जब रसिया से सहयोग हुआ तो रसिया से क्या मदद मिली? रसिया में अपने एस्ट्रोनॉट को हम लोग भेजे थे ट्रेनिंग के लिए। फिर नासा से क्या सहयोग किया हम लोगों ने? नासा से हम लोगों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपने एक शुभांशु शुक्ला, एक अंतरिक्ष यात्री जो उसमें हैं, उनको भेजना है यहाँ पर कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आओ कि कैसे अंतरिक्ष में रहा जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया से ये सहयोग हुआ है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया से क्या सहयोग है? बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग डेटा शेयर करेंगे, है ना, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी कुछ है नहीं। ऑस्ट्रेलिया अभी बहुत ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, बहुत सारे कुछ गिने चुने कुछ ही साल हुए हैं इसको स्थापित हुए, तो अभी इनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है नहीं। बस इन्हें हम लोग की ज़रूरत है, इसलिए ये जुड़ रहे हैं। बदले में हम लोग थोड़ा सा फंड प्राप्त कर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए दोनों अंतरिक्ष एजेंसियां जो हैं ये भविष्य और वर्तमान सहयोग गतिविधियों का पता लगाने के लिए काम करेंगी। इसका उद्देश्य होगा पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शन करना, ठीक है। इसरो की स्थापना हम जानते हो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, सोमनाथ जी इसके अध्यक्ष हैं। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और लास्ट के क्वेश्चंस की बात करें तो फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप निशानेबाजी के लिए भारत के एकमात्र व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता पूछा था मैंने, ये कौन है? तो ये हैं भवतेज सिंह गिल। इसके अलावा भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्लापोस सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता कौन है? तो वो है PM मोदी। ओके, आज आपको क्या बताना है? आज बताना है 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की प्लस बैठक कहाँ हुई। दूसरा,
भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है? दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिवीजन कराया गया है। कमेंट करके इसका आंसर बता दो सही सही। और रेलवे एग्जाम की तैयारी करने वालों, आप साइंस की ई बुक ले सकते हो MGT ऐप से जाकर, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।